चलिए, सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट से पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, राइट। नाउ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सी प्लस प्लस, जावा, सुना है लैंग्वेजेस के बारे में, पाइथन, Yes. राइट। तो जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका काम होता है कि कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देना और उस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कंप्यूटर से कोई काम करवाना, वैसे ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। बट नॉर्मली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो नॉर्मली स्मॉल प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ होती है। मतलब कि एग्जैक्टली हमें पता होता है कि ये छोटा सा एक टास्क हमने करवाना है इंटरनेट पे, तो उसके लिए हम स्क्रिप्ट बना देते हैं। ठीक है, सो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर ओनली, बट वो सॉफ्टवेयर जो वेबसाइट्स पे चल रहे हैं। तो जब भी आपने कोई काम करवाना है वेब के ऊपर, सर्वर से कोई काम करवाना है तो आप, या क्लाइंट से कोई काम करवाना है, तो आप उसके लिए एक स्क्रिप्ट रख देते हैं, एक स्क्रिप्ट बना देते हैं जिसमें आप इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं कि हम ये काम करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, हो सकता है आपने फॉर्म सबमिट करना है, हो सकता है आपने प्रोडक्ट सर्च करने हैं, हो सकता है आपने लॉगिन करना है। ठीक है जी, हो सकता है आपने जैसे इंस्टाग्राम पे पोस्ट व्यू करने हैं। तो इन सब के लिए कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखी जाती है। ठीक है, जो स्क्रिप्ट होती है वो इंटरप्रेटर के थ्रू चलती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंपाइलर होते हैं, ठीक है जी, जो कि पूरा का पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। तो बट स्क्रिप्ट जो है वो इंटरप्रेटेड होती है। इंटरप्रेटेड का मतलब है कि ये लाइन बाय लाइन चलेगी। ठीक है जी, इंटरप्रेटर के थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि आपको इसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे जैसे आप अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते जाते हैं, उसी वक्त वो चेंज रिफ्लेक्ट होते जाते हैं वेबसाइट में। आपको वेबसाइट बंद करने के बाद, कंपाइल करने के बाद दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन वेबसाइट रन हो रही है और आप अपने कोड में चेंजेस करते जा रहे हो, साथ साथ ही वो विजिबल होते जा रहे हैं। ठीक है जी, आपको उसके लिए अलग से कुछ कंपाइलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। सबसे पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. चलो, अब स्क्रिप्टिंग जो लैंग्वेज है वो बेसिकली दो कैटेगरी में आती है, क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। कौन सी? क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड। Okay. सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। तो जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है, लेट मी जस्ट फर्स्ट गिव यू एन एग्जांपल, फिर हम थ्योरी पे आते हैं। चलिए इसे रन करते हैं। चलो ये देखो, सो लेट्स सपोज आप एक वेबसाइट देख रहे हो एंड दिस इज योर कंप्यूटर। सो लेट्स सपोज दिस इज योर लैपटॉप एंड ये हमारा कंप्यूटर है जहाँ पे वेबसाइट स्टोर है या होस्ट है, जिसे अभी आप क्या बोल रहे हो, सर्वर, और वी कुड कॉल इट वेब सर्वर। लेट्स सपोज वेबसाइट का नाम है www.abc.com। सो आप सबसे पहले आपने क्या किया, ब्राउज़र ओपन किया और ब्राउज़र में आपने क्या टाइप किया, www.abc.com, और आपने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है जी, जैसे आप एंटर प्रेस करते हो आपका रिक्वेस्ट जो है सर्वर के पास जाता है। सर्वर में जहाँ पे भी वेबसाइट होती है वो उस वेब को HTML एंड CSS फॉर्म में आपके पास भेज देता है। तो आपकी वेबसाइट HTML एंड CSS फॉर्म में आपके कंप्यूटर में आती है और आपका ब्राउज़र उसे विजुअली दिखा देता है कोड को। ठीक है, अब उसके बाद लेट्स सपोज क्या हुआ कि लेट्स सपोज आपका यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हुआ है एंड आपने फॉर्म फिल किया। लेट्स सपोज आपने अपना नेम एंटर किया, ईमेल एंटर किया और आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे आपका डेटा सर्वर पे गया। अब सर्वर के ऊपर एक कोड चलेगा। लेट्स सपोज आपने डेटा एंटर किया है यूजर नेम एंड पासवर्ड का, लेट्स सपोज।
और आप चाहते हो लॉगिन बटन पे क्लिक किया है और आप चाहते हो जाके चेक हो सर्वर पे कि यूजर नेम पासवर्ड ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, राइट। अब ये जो कोड जो है वो सर्वर पे होगा अलग से, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं। अब वो कोड यहीं पे एग्जीक्यूट होगा सर्वर के ऊपर, यानी वो जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सर्वर के यूज करेगा। रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोसेसर, रैम, जितना भी रिसोर्स यूज होगा वो सर्वर पे रिसोर्स यूज करेगा, वो काम करेगा। उसके बाद जो भी आउटपुट आएगी वापस HTML CSS फॉर्म में कन्वर्ट करके कस्टमर को वापस भेज देगा। तो ये होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मतलब कि कोड सर्वर पे चलना है, जिस कंप्यूटर में वेबसाइट है वहां पे चलना है, वहां पे एग्जीक्यूट होना है, होने के बाद जो भी रिजल्ट होगा उसे वापस HTML CSS में कन्वर्ट करके ब्राउजर को भेज दिया जाएगा, क्लाइंट को। क्लियर है इतना? यस सर। जेसिका क्लियर बच्चे? यस सर। आशिमा यस सर। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। सर नहीं है। ओके, सो देखो अब थ्योरी पे आ जाते हैं। सो व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? Scripting language on a web server to process data, perform action, and generate dynamic content that is then sent to user web browser. In other words, it is a scripting that happens on the server before the final web page is delivered to the user. तो सर्वर पे सारा काम होना है हमारा यूजर को डेटा भेजने से पहले। अब कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि सर्वर पे क्या क्या होता है, क्या क्या काम करवा सकते हैं। सबसे पहला, हैंडलिंग डेटा एंड रिक्वेस्ट। तो जो भी यूजर से मांगा जाएगा, जो भी यूजर मांगेगा, ठीक है जी, सर्वर से, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, जो भी ब्राउजर मांगेगा, ठीक है जी, सर्वर से, वो सारा काम सर्वर को, दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग हैंडलिंग रिक्वेस्ट। आप जो भी मांग रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपने इंस्टाग्राम खोला, पोस्ट आ रहे थे, आपने अपने फ्रेंड की प्रोफाइल पे क्लिक किया, दैट मीन आप उसकी प्रोफाइल चेक करना चाहते हो, तो वो सर्वर वो रिक्वेस्ट को हैंडल करके यहाँ पे दिखाएगा। दैट इज बीइंग डन बाय सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। आपको डायनेमिक वेब पेज जनरेट करना है। ना डायनेमिक वेब पेज क्या होता है, कोई बता सकता है? जिससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइक जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट। अब लेट्स सपोज तुमने अपनी वेबसाइट में एक पेज बनाया हुआ है प्रोडक्ट्स नाम से, ठीक है, ध्यान से देखना, और एक पेज बनाया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल नाम से। किस नाम से? प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट्स पेज के ऊपर तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स की फोटो आ रही है, ठीक है, राइट, उनका नाम आ रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे पास 100 प्रोडक्ट्स हैं और तुमने एक प्रोडक्ट डिटेल पेज बनाया हुआ है, जहां पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की फोटो आएगी, राइट हैंड साइड पे उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी, नीचे उसके रेस्पॉन्स रिव्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट बटन आ रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मैं किसी भी प्रोडक्ट को क्लिक करूं। अब आपके पास 100 प्रोडक्ट है, लेकिन आप 100 प्रोडक्ट डिटेल पेज तो नहीं ना बना सकते। इफ आई हैव लेट्स सपोज 1000 प्रोडक्ट्स, आपको क्या लगता है 16 करोड़ प्रोडक्ट है अमेजन के पास, तो 16 करोड़ प्रोडक्ट डिटेल पेजेस बने होंगे। आप जब भी किसी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, सर्वर क्या करेगा, प्रोडक्ट डिटेल पेज खोलेगा, डेटाबेस में जाके जो प्रोडक्ट की फोटो है वो यहाँ पे दिखा देगा, जो उसकी डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे दिखा देगा। तो ये जो पेज प्रोडक्ट डिटेल है ये डायनेमिक जनरेट हो रहा है ना बेटा। ये एक ही पेज है, अगर आप ये वाली फोटो पे प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसकी फोटो और उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आप इस प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे तो उस यहाँ पे उसकी फोटो उसकी डिटेल आ जाएगी। तो प्रोडक्ट डिटेल पेज एक ही है, ठीक है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन आप सर्वर से क्या डेटा मांग रहे हो उसके बेस के ऊपर वो जनरेट कर रहा है आपका ये वेब पेज।
क्लियर होगी बात? Yes. क्लियर है? यस सर। सो डायनेमिक डेटा हम इसे बोलेंगे। देन यूजर ऑथेंटिकेशन एंड सिक्योरिटी, जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड आप एंटर करते हो वो कहाँ पे चेक होते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्ट से ही चेक होते हैं, क्लाइंट से नहीं हो सकते। डेटाबेसेस के साथ काम करना है, आप दोनों को डेटाबेसेस का आइडिया होना चाहिए। डेटाबेसेस जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डेटा जाके स्टोर होगा वो सर्वर साइड स्क्रिप्ट से ही काम करेगी सिर्फ। बिजनेस लॉजिक, जो भी फॉर्मूला लगाना है, लेट्स सपोज आपने कहा मुझे पोस्ट अपलोड करना है, आपने कहा मुझे टिकट बुक करनी है, आपने कहा मुझे पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, आपने कहा मुझे फेसबुक पे पोस्ट करना है, आपने कहा मुझे शेयर करना है, इसको हम बिजनेस लॉजिक बोलेंगे। जिस काम के लिए आपने वेबसाइट बनाई है वो सारा काम भी कहाँ पे होगा? आपका सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। So, फिर हमें सर्वर साइड वैलिडेशन चेक करनी पड़ती है। जैसे सर्वर साइड वैलिडेशन कैसे होगी? जाके जो सर्वर पे ही चेक होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक अकाउंट बना रहे हो और उस अकाउंट को बनाते वक्त आपको एक फॉर्म दिया गया है। अब उस फॉर्म के अंदर, अब फॉर्म जो दिया गया है उसमें क्या किया गया है? ईमेल आईडी है, पासवर्ड है, ऐसी चीजें हैं। और जैसे आप ईमेल आईडी एंटर करते हो, कंप्यूटर पहले सर्वर पे जाके चेक करता है कि यार ये ईमेल ऑलरेडी तो नहीं रजिस्टर किसी के अगेंस्ट। अगर है तो आपको मैसेज दे देते हैं ईमेल नॉट अवेलेबल, होता है ना ऐसा, राइट? तो ये वैलिडेशन कहां पे जाके हो रही है? सर्वर साइड पे। क्लियर हो गया? yes, sir. फिर सेशन, हाँ जी, कोई क्वेश्चन पूछे बच्चे? नहीं सर। फिर सेशन एंड कुकीज भी कौन मैनेज करती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सेशन एंड कुकीज क्या होती है? एवरी टाइम यू लॉग इन, एवरी टाइम यू ओपन अ वेबसाइट, कंप्यूटर आपके साथ एक सेशन बना लेता है। ठीक है जी, राइट। उस सेशन बनाने के क्या करता है? वो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहली बार ही स्टोर कर लेता है ताकि आपको बार बार ना पूछना पड़े उसे। जैसे आप यूजर आईडी एक ही बार उसने आपसे ले लिया, लेकिन उसे हर पेज देखने के लिए आपका यूजर आईडी चाहिए, तो आपसे बार बार यूजर आईडी नहीं मांगेगा। तो उसने पहली बार ही लॉगिन में ले लिया था, तो उसने आपके साथ एक सेशन बना लिया है। ठीक है। कुकीज क्या होती हैं? सर जब हाँ जी, कभी कभी लिखा होता है कि जैसे सेशन टाइम्ड आउट, तो ये ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाता है या उनके पास कोई होता नहीं है नहीं, एल्गोरिथम कि कितने सेशन टाइम टाइम बाद या जब? दोनों होता है। सर्वर पे भी हम सेट कर सकते हैं कि हम इतने सेकंड तक अगर कस्टमर हमारी वेबसाइट यूज नहीं कर रहा तो सेशन एक्सपायर कर दो। तो आपको कई बार देखते हो कि ओके। दोबारा लॉगिन करना पड़ता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि लेट्स वो सर्वर के ऊपर अब लोड बढ़ रहा है ना, सर्वर के ऊपर लोड बढ़ रहा है। अब फॉर एग्जांपल बड़े ध्यान से समझना, अब आपने एक वेबसाइट ओपन की, जैसे आपने एक वेबसाइट ओपन की, सर्वर ने एक सेशन बनाया। क्या बनाया? सेशन। सेशन का मतलब वो आपके लिए स्पेशल एफर्ट लगा रहा है ना, अपने रिसोर्सेज यूज कर रहा है। अब बहुत सारे लोग और भी वेबसाइट, हर वेबसाइट जो जितने लोग वेबसाइट खोल रहे हैं उन सबके लिए क्या बन रहा है? सेशन। सेशन। अब ये बंदा वेबसाइट खोल के काम करके भूल गया, ये तो भूल गया, इसने वेबसाइट बंद नहीं की, इसने लॉग आउट नहीं किया, लेकिन सर्वर का तो एफर्ट लग रहा है ना। वो तो सुन रहा है यार कि कोई ना कोई आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, कोई काम करेगा मुझे, अभी कहीं पे क्लिक करेगा, तो उसने तो अपना एफर्ट किया हुआ है। तो फिर सर्वर देखता है यार कि मेरे पास और लोग भी आ रहे हैं, तो जितने नए लोग आते जा रहे हैं तो मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, तो जो लोग मुझे यूज नहीं कर रहे मैं उनके साथ सेशन कट कर दूं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो इसलिए कई बार आपको मैसेज आता है क्या हो गया जी, सेशन टाइम आउट हो गया। क्लियर? ओके। तो ये सारी चीजें किस लैंग्वेज की स्क्रिप्टिंग में होती हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो इनका कोड आपको सर्वर पे ही लिखना पड़ेगा। कोड तो सर्वर पे ही लिखा जाता है, कहने का मतलब एग्जीक्यूट कहां होगा? एग्जीक्यूट भी सर्वर पे ही होगा। ठीक है। अब कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं? ASP.NET, PHP, पाइथन, रूबी, गोलैंग, जावा में JSP सर्वलेट सीखना पड़ता है। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस कौन सी हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। क्लियर है?
क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम सेकंड लेवल पे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब है जो भी कोड है वो क्लाइंट को भेज दिया जाएगा और क्लाइंट के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रिसोर्सेज किसके यूज होंगे? क्लाइंट के कंप्यूटर के। क्लाइंट। तो स्क्रिप्ट्स आर एम्बेडेड विद इन द HTML कोड ऑफ अ वेब पेज। HTML के अंदर हम लोग एम्बेड करके भेज देंगे एंड ये कहाँ पे ओपन होगा? क्लाइंट के कंप्यूटर पे रन होगा, एग्जीक्यूट देखो वहां पे होगा। स्टोर तो सर्वर पे होगा लेकिन एग्जीक्यूट कहाँ पे होगा? क्लाइंट के कंप्यूटर में। ठीक है जी। अब इसका मतलब ये है इसका मतलब ये है कि जब मेरा कंप्यूटर कुछ रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से, अब सर्वर HTML भी भेजेगा, क्या भेजेगा? CSS भी भेजेगा और क्या भेजेगा? जावास्क्रिप्ट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, अभी बात करेंगे, बट एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट भी कोड हमारे कंप्यूटर में भेज देगा। ठीक है जी, राइट। और ये तीनों चीजें हमारे ही सिस्टम पे एग्जीक्यूट होंगी, यानी हमारी ही पावर को यूज किया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कोड तो एक्सपोज हो जाएगा। आप देख लो, आप कोई भी वेबसाइट खोल लो, आप अगर कोई भी इस वक्त वेबसाइट खोल लो, गूगल ही खोल लेते हैं। अगर गूगल पे राइट क्लिक करके हम व्यू पेज सोर्स पे जाएं, तो अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे जावास्क्रिप्ट, जस्ट अ सेकंड, तो ये देखो, लेट मी, देखो, दिख रही जावास्क्रिप्ट? यस सर। ठीक है। आप Amazon ओपन कर लो, आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लोगे, आप देखोगे किसी भी जगह पे, ब्लैंक जगह पे जाके, ये देखो, ठीक है बेटा। सो HTML तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ जावास्क्रिप्ट भी मिल रही है आपको। ठीक है, राइट। अब ऐसा क्यों किया जाता है बेसिकली? ठीक है जी। अब हम अपना कोड क्यों एक्सपोज करें? अब देखो ना, हैकर्स तो कोड देख पा रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका कोई भी चीज क्लाइंट को मिलेगी वो तो कोई भी देख पाएगा, HTML भी देख पाएगा, CSS भी देख पाएगा, है ना। बट जावास्क्रिप्ट में तो कोड होगा, तो कोड भी देख पाएंगे। तो जावास्क्रिप्ट या जो भी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, उनमें काम इसलिए किया जाता है ताकि सर्वर के ऊपर से लोड हटा दिया जाए। ठीक है। हम क्लाइंट को सिर्फ ऐसा काम कहने के लिए कहते हैं जिसका सिक्योरिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर वो कोड एक्सपोज भी हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब ऐसे कौन कौन से काम है जिनके लिए हमें कोड लिखना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग लिखनी पड़ेगी, लेकिन इनका सिक्योरिटी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है? जैसे कि अगर हमने वेब पेज को इंटरेक्टिव बनाना है, क्या बनाना है? इंटरेक्टिव। जैसे बटन के क्लिक पे कोई एक्शन आ जाए, फॉर्म सबमिटेड आ जाता है ना, पॉपअप। ठीक है जी, राइट। या आप अपना माउस जैसे से मूव करते हो, थोड़ा सा एनिमेशन चलता है। ठीक है, राइट। या आप देखते हो कि पेज का कंटेंट चेंज हो जाता है हल्का फुल्का, जैसे कोई एनिमेशन हाइड हो जाता है, कुछ शो हो जाता है। ठीक है, एनिमेशन चलती है। ऐसे सारे काम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से हो जाते हैं। फॉर्म की वैलिडेशन करनी है, अब फॉर्म, एक तो हमने वहां पे की थी सर्वर साइड वैलिडेशन, एक हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म वैलिडेशन। अब फॉर्म वैलिडेशन क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आप पेज फिल कर रहे हो और आपने नेम खाली छोड़ दिया, तो बोल देता है ना ये कंपलसरी है। अब अगर आपका टेक्स्ट बॉक्स खाली है
तो ये वाला काम करने के लिए हमें सर्वर पे जाने की जरूरत क्यों है? ये तो क्लाइंट का कंप्यूटर भी चेक कर सकता है, वो भी इतना कैपेबल है, राइट? समझ में आ रही है बात? क्योंकि जितनी बार आप सर्वर पे जाओगे उतना ही टाइम लगेगा काम करने के लिए, ठीक है जी। बट अगर वही काम हमने क्लाइंट को दे दिया कि भाई अपने अपने एंड पे करते रहो, तो उतने ही काम के लिए उन्हें बार बार सर्वर पे नहीं आना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग तुम्हारी वेबसाइट चला रहे हैं इस वक्त, लेट्स सपोज इन सब लोगों ने तुमसे एक पेज मांगा है, लेट्स सपोज एक पेज मांगा है, कौन से वाला, साइन अप। कौन सा पेज मांगा है आपसे? साइन अप। अब ये पेज खुल गया है जिसपे आपने अपना नेम एंटर करना है, नेम एंटर करना है, नेम एंटर करना है, ठीक है। इन सब की कॉपी है। अब जैसे ही आप नेम एंटर करते हो ये लोग सर्वर पे जा रहे हैं चेक करने के लिए, ठीक है जी, राइट, के नेम का खाली तो नहीं है। तो हम कह रहे थे यार इतने छोटे काम के लिए सर्वर के ऊपर क्यों लोड डाल रहे हो, क्योंकि सर्वर के पास और भी बड़े काम है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपना अपना काम करने के लिए, राइट। तो सर्वर कहता था ये काम आप अपने एंड पे करा लो। आपका कंप्यूटर अगर वेब पेज खोल सकता है, इतना पावरफुल है, आपके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप, तो वो ये काम भी कर सकता है कि वो चेक कर सकता है कि पेज खाली है या नहीं है, बॉक्स। क्लियर होगी बात? तो जहां पे हमें सर्वर से लोड हटाना है वहां पे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज करते हैं, ठीक है जी। जैसे बटन क्लिक्स, कीबोर्ड पे कुछ टाइप किया है, ये डिटेक्ट करना है कि क्या टाइप किया है, ये सारे काम हम किसके थ्रू करा सकते हैं? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू। और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में दो लैंग्वेजेस ही आती हैं, एक जावास्क्रिप्ट एंड एक वीबी स्क्रिप्ट। वीबी स्क्रिप्ट बहुत देर पहले खत्म हो चुकी है, कोई यूज नहीं करता, तो अब सिर्फ एक ही लैंग्वेज रह गई है, कौन सी? जावास्क्रिप्ट। सर टाइपस्क्रिप्ट भी होती है? क्या चीज? टाइपस्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट बेटा जावास्क्रिप्ट ही है। ओ सेम। कॉफी स्क्रिप्ट, टाइप स्क्रिप्ट, एक्मे स्क्रिप्ट, ये सब जावास्क्रिप्ट के ही नाम है अलग अलग। ओके। हाँ, वो बाइंड और जब ब्राउजर पे चलती है तो जावास्क्रिप्ट ही में कन्वर्ट होती है, ओके। ठीक है। दोनों को क्लियर हो गया? यस सर। अब क्वेश्चन है कि जब मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं अपनी कितनी प्रोग्रामिंग क्लाइंट में करूं और कितनी सर्वर में करूं, सर ठीक है जी। तो उसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है ढूंढने का। आपको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में कोड लिखना है, कौन कौन सा? जहां पे आपको क्या ऐड करनी है? इंटरेक्टिविटी। जहां पे आपको फॉर्म वैलिडेशन करनी है, जहां पे आपको सर्वर से क्या लोड क्या करना है, रिड्यूस करना है। आप नहीं चाहते, हाँ, आप नहीं चाहते कि बार बार सर्वर के पास जाए क्लाइंट, ये काम क्लाइंट से भी हो सकता है, तो वहां पे हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट करेंगे। जहां पे आपको डेटा प्रोसेस करना है, सिक्योरिटी वाला कोड है, डेटाबेस के साथ करना है, कनेक्ट करना है, डायनामिक डेटा जनरेट होना है, वहां पे हमें कहां पे जाना पड़ेगा? सर्वर साइड के ऊपर, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात करने लगे हैं जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज की एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सो बेसिकली जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें हम इंटरेक्टिविटी और डायनेमिक एलिमेंट, यानी जो भी बात अभी तक मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में काम बोल रहा था वो एक्चुअली कौन कर रहा है इस वक्त? जावास्क्रिप्ट। सो प्रैक्टिकली जावास्क्रिप्ट ही हमारे पास बची है, ठीक है जी, राइट। ये HTML एंड CSS के साथ यूज होती है, ठीक है। एंड अगर हम इनके वर्जन्स की बात करें तो जावास्क्रिप्ट का ऑफिशियल नेम क्या है? ECMA स्क्रिप्ट। क्या नाम है? तो जावास्क्रिप्ट का एक्चुअल नाम, जो ऑफिशियल नाम है, वो ECMA स्क्रिप्ट है। इसके वर्जन इस तरह से आते थे मार्केट में: ES1, ES2, ES3, ES5, ES6। 2016 के बाद इन्होंने इसके नाम चेंज कर दिए, तो ऐसे आनी शुरू होगी ESCMA स्क्रिप्ट 2016, 2017, 2018, तो पूरा नाम शुरू हो गया, ECMA साथ में लगा दिया। तो इसमें ज़्यादा सीखने वाली बात है नहीं, ठीक है जी। बट धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट इतनी पावरफुल होगी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इतनी लाइट वेट थी और इसमें जो चीज़ें बनती थी स्क्रिप्ट वो इतनी स्पीड में काम करती थी कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब चेंज क्या हो गई कि जावास्क्रिप्ट में अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग भी होने लग पड़ी
और जावास्क्रिप्ट अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी करने लग पड़ा है। यानी कि आपको अलग से पीएचपी पाइथन सीखने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी है तो उसी में आपके क्लाइंट साइड का कोड हो जाएगा और उसी के अंदर आपका किसका कोड हो जाएगा, सर्वर का। इतनी पावरफुल जावास्क्रिप्ट बना दी गई है। इस टाइम पे, जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी अगर एक अच्छा सिक्योर और फ्यूचर चाहता है तो उसे जावास्क्रिप्ट पहले कंप्लीटली सीखनी चाहिए 1-2 महीने लगा के, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत पावरफुल बना दी गई है। सेम जावास्क्रिप्ट के अंदर अब आपकी मोबाइल एप्लीकेशन भी बननी पड़ी है, इवन कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी बनने लग पड़े हैं। ये जो आपके मोबाइल लैपटॉप्स में एप्स आती है ना, छोटी छोटी, आजकल आप देखते हो एप्स बन गई हैं, लैपटॉप में भी एप्स आती हैं, स्टोर बन गए हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो ये सारी एप्स जो हैं वो किस में बनती हैं, जावास्क्रिप्ट में भी। ठीक है जी। बट इस कोर्स में हम लोग जावास्क्रिप्ट की बात करने जा रहे हैं किस, एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। तो हमने इस कोर्स में, जो हमारा आपका कोर्स है, उसमें जावास्क्रिप्ट क्या यूज होगी, एज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में यूज होना है। ठीक है, बट मैं आज एक्सप्लेन करूंगा बहुत सारी चीजें और भी। अब हम बात करते हैं क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क्स की। तो सबसे पहले मुझे बताओ फ्रेमवर्क क्या होता है। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मेरी वेबसाइट को। नो आशिमा, आपने एक जेंगो फ्रेमवर्क सीखा था ना आशिमा। Yes, sir. क्या होता है फ्रेमवर्क? Sir, structure. यस। फ्रेमवर्क क्या होते हैं, जैसे जब हम लोग नॉर्मली क्या होता है कि अब मैंने तुम्हें एक लैंग्वेज सिखा दी, अब तुम लोग क्या करोगे, उस लैंग्वेज को अपने अपने हिसाब से करोगे। जैसे जैसिका अपने तरीके से यूज करेगी, आशिमा अपने तरीके से कोड लिखेगी, तुम लोग फ्री हो के तुम जैसे मर्जी कोड लिखो, राइट। बट जब आप एक कंपनी में जाओगे ना, तो कंपनी में प्रॉब्लम क्या आती है कि क्योंकि हर किसी का प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर अलग है लिखने का, तो जब आप टीम में प्रोजेक्ट बनाते हो, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो एक दूसरे का कोड समझने में मुश्किल आती है। ठीक है, तो कंपनीज क्या करती हैं, फ्रेमवर्क बना देती हैं कि ये कोड ऐसे ही लिखना है। उसका स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये वाला कोड इस फाइल में लिखो, ये वाला कोड इस फाइल में लिखो। तो फ्रेमवर्क तो अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे जरूर। बट अभी के लिए फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, बने बनाए मॉडल्स जो कहते हैं अगर प्रोग्रामिंग भी करनी है तो इस तरीके से करनी है, ये स्टाइल होना चाहिए। और मार्केट में आज से कुछ साल पहले तक अगर आप जाते और कहते कि मुझे लैंग्वेज आती है जी, तो वो हंस के जॉब दे देते हैं। आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाओ तो पहले पूछते हैं भाई तुमने फ्रेमवर्क में कौन सा किया है। तो आप लोगों ने, आई एम श्योर, ये वर्ड सुने होंगे, रेक्टेंगुलर यस सुने। यस तो ये है रेक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये फ्रेमवर्क हैं किसके, जावास्क्रिप्ट के, जो कहां पे यूज होते हैं, क्लाइंट साइड पे। तो कई बार आप मार्केट में जाओगे ना, आप वो आपसे पूछेगा कि फ्रंट एंड सीखते हैं, तो पूछेगा कि आपने रेक्ट जेएस से सीखा है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपको जावास्क्रिप्ट तो आती है, लेकिन आगे जाके आपने जावास्क्रिप्ट में किस फ्रेमवर्क में मास्टरी की है। क्लियर होगी बात। यस सेम सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट में मैंने कहा ना, सर्वर में भी आजकल कोड हो जाता है। तो सबसे ज्यादा जो सर्वर पे कोड हो रहा है उसके लिए सबसे फेमस फ्रेमवर्क कौन सा है, नॉड जेएस। सुना है कभी? यस नॉड जेएस में सर्वर साइड फ्रेमवर्क चलता है। ठीक है, अब आपने एक वर्ड सुना होगा शायद, लेट मी टीच यू अबाउट अ वर्ड। आपने एक वर्ड सुना होगा, फुल स्टैक डेवलपमेंट, सुना है? यस सो आशिमा, आपने सुना फुल स्टैक? Yes, sir. फुल स्टैक डेवलपमेंट क्या होता है, बताएगा कोई? सर उसके अंदर लाइक सारी आ जाती है लैंग्वेजेस लाइक जावा, C++. नो, नॉट एट ऑल। फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, यानी स्टैक ऑफ टेक्नोलॉजीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पाइथन में फुल स्टैक डेवलपर बनना है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। आपने पाइथन में वेबसाइट बनानी सीखनी है और आप चाहते हो कि मैं अकेला सारी वेबसाइट बना सकूं। ठीक है जी, तो
तो उसमें आपको ये फुल स्टैक दिया गया है कि पहले आपको जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी, बूटस्ट्रैप, फिर आपको क्या, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, रिएक्ट JS सीखना पड़ेगा, क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क, फिर आप क्या सीखोगे, पाइथन आनी चाहिए, फिर पाइथन में आपको पाइथन का एक फ्रेमवर्क होता है जेंगो, वो आना चाहिए, फिर माई एसक्यूएल जहाँ पे डेटा स्टोर होगा, और गिट हब जहाँ पे वर्जन मैनेजमेंट होते हैं। तो ये जब आप सारा सीखते हो तो आप क्या बोलोगे, मैं पाइथन का फुल स्टैक डेवलपर बन गया। एग्जाम्पल समझ में आई कि मैंने वेबसाइट बनानी थी, अब मैं पाइथन को यूज करके पूरी वेबसाइट बना सकता हूँ, मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ। सेम PHP में फुल स्टैक डेवलपमेंट करनी है तो पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप पहला लेवल, फिर React.js सीखो, फिर PHP सीखो, फिर PHP में कोई फ्रेमवर्क सीख सकते हो, जैसे सबसे फेमस फ्रेमवर्क चल रहा है Laravel, देन MySQL GitHub। तो आप क्या बोलोगे, मैं PHP मैंने फुल स्टैक डेवलपमेंट की है। क्लियर? फिर जैसे मैंने कहा आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है जावास्क्रिप्ट की, कि जावास्क्रिप्ट को ही सर्वर साइड पे यूज़ करो, ठीक है। तो फिर ऐसे फुल स्टैक आते हैं, मीन फुल स्टैक। कौन सा? मीन में भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप आनी चाहिए। फिर ए का मतलब है यहाँ पे एंगुलर जावास्क्रिप्ट, एंगुलर क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का। फिर एन का मतलब है नॉड JS, एक्सप्रेस JS, मोंगो DB। अगर ये आता है तो आप कहते हो कि मैं कौन सा डेवलपर बन गया, मीन फुल स्टैक, ठीक है। फिर आता है, आज की डेट में मीन नहीं चल रहा, मीन कुछ साल पहले तक चल रहा था, आज की डेट में सबसे ज़्यादा चल रहा है मर्न। मर्न में सिर्फ इतना फर्क है कि एंगुलर की जगह कौन सा फ्रेमवर्क आ गया, रिएक्ट। सो अगर आपने फुल स्टैक करनी है, मर्न स्टैक जिसकी बहुत डिमांड है, तो आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इसमें आपकी फुल डॉक्यूमेंट हो जाता है, सिर्फ आपको जावास्क्रिप्ट आनी है, जावास्क्रिप्ट के बाद आप इनके सारे फ्रेमवर्क सीखो और आपका एक पूरा वेबसाइट बन जाता है, प्रॉपर वर्किंग वेब एप्लीकेशन। क्लियर हो गया? क्लियर है बेटा दोनों को? यस सर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, जो टॉपिक देखा अभी फुल स्टैक में, वरना मैं आगे चलूँ। फिर आज थोड़ा सा 2 मिनट बात करता हूँ मैं वेब ब्राउज़र के ऊपर, कि वेब ब्राउज़र्स क्या हैं, यही हमारी वेबसाइट कैसे दिखाते हैं, ठीक है। आप सबको इतना तो पता है ना कि वेबसाइट अगर देखनी है तो कहाँ पे ओपन होगी, ब्राउज़र के ऊपर ओपन होगी, ठीक है। तो ब्राउज़र बेसिकली क्या करता है, ब्राउज़र का काम है सर्वर से क्या डाउनलोड करना, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। उसके बाद जब वो डाउनलोड कर लेता है ब्राउज़र अपने पास से सारा कोड, तो उसके बाद वो एक प्रोसेस करता है जिसका नाम होता है रेंडरिंग। क्या होता है? अब मेरे ब्राउज़र के पास कोड आ गया, लेकिन कोड थोड़ा ना कस्टमर को दिखा दोगे ब्राउज़र पे। ब्राउज़र पे क्या दिखाना है कस्टमर को? डिज़ाइन करके दिखाना है ना, ठीक है जी, समझ रहे हो? मैं अगर तुम्हें कोड दे दूं तो तुम्हें कोड थोड़ा दिखाना है कस्टमर को, तुम्हारा काम तो है कि जो कोड आया है उसे इंटरप्रेट करके कस्टमर को लाइन बाय लाइन जो ब्राउजर पे उसका वेब व्यू देना है। दैट इज बेसिकली नोन एज अ रेंडरिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सेकेंड, मैं यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू इंस्पेक्ट, ध्यान से देखना। एंड मैं यहाँ पे नेटवर्क पे जा रहा हूँ, ये देखना यहाँ पे नेटवर्क का एक कोड आ रहा है, ठीक है। अब नीचे देखते रहना राइट हैंड साइड पे, मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट टाइप करता हूँ, लेट्स सपोज मैं अपनी वेबसाइट टाइप कर रहा हूँ, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ, ठीक है, देखते जाओ नीचे, ये देखो। अब अगर आप नीचे देखोगे फाइल्स डाउनलोड हो रही हैं, सबसे नीचे देखो, ये देख रहे हो नीचे फाइल्स आ रही हैं, ये सबसे नीचे जो फाइल्स आ रही हैं क्या आ रही हैं, ये फाइल्स में हमारे कोड है, इमेजेस होंगी, कोड होंगे, ये सब डाउनलोड हो रहे हैं। अब जब ये डाउनलोड होंगे तो एक एक करके कंप्यूटर रेंडर करके उन्हें ब्राउज़र पे विजिबल कराएगा, ठीक है जी। सो ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र का काम है वेब पेज को डिस्प्ले कराना, यूज़र के क्लिक्स को समझना,
कंटेंट अपडेट कराना, कोई भी फाइल है जैसे इमेज ऑडियो वीडियो उसे लोड करना ब्राउजर में और क्लाइंट को दिखाना। क्लियर? यस सर। ठीक है। सो ये वाला इतना काम आप लोगों ने आज समझना था कि यार ये है क्या टेक्नोलॉजी, और कल हम अपने पहले प्रैक्टिकल के साथ स्टार्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के। ओके।